हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एस के पटेल एस अकेडमी एडीओ के इस कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स में मैं बी के पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। एडीओ के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लिवलीहुड या आजीविका का अध्ययन कर रहे हैं और ये लिवलीहुड या आपका आजीविका का जो एरिया है ये 7 यूनिट में 7 इकाइयों में बटा हुआ है, जिसके बारे में डिटेल से मैं आपको पिछले क्लासेस में समझा चुका हूँ। जिसके अंतर्गत हम यूनिट 1 इकाई 1 का अध्ययन कर रहे हैं और ये जो इकाई 1 है इसको हमको 4 भागों में बांट करके अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत लेक्चर 1 में हम भारत में कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका का अध्ययन कर चुके हैं। लेक्चर 2 में हम कृषि संबंधी जो महत्वपूर्ण जानकारी है, फसलों के प्रकार, वर्गीकरण, भारत के प्रमुख फसल और उत्पादक राज्य, कृषि जोत का वर्गीकरण आदि का अध्ययन कर चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो लेक्चर 3 है। इकाई 1 के अंतर्गत सिलेबस में मुख्य रूप से उल्लेखित किया गया है भारत में जितने भी एग्रीकल्चर के रिवॉल्यूशन हुए हैं, भारत में जो प्रमुख कृषि क्रांतियाँ हुई हैं, और सिलेबस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है हरित क्रांति का, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, और श्वेत क्रांति का, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। तो इस हरित क्रांति को और ऑपरेशन फ्लड को, श्वेत क्रांति को हम बड़े ही विस्तार से जो है वो आपका पढ़ने वाले हैं। यहाँ से पहले के एग्ज़ाम में भी प्रश्न बने हैं, इस बार भी जो है वो आपका प्रश्न बनेंगे। बेसिकली हर एक चैप्टर में जो है वो आपका प्रश्न बनेंगे, क्योंकि नंबर्स जो है वो आपके डिवाइड कर दिए गए हैं पाठ्यक्रम में, ठीक है। इसके अलावा भी जो अन्य फसलों को लेकर के जो क्रांतियाँ हुई हैं, अलग अलग फसलों को लेकर के, वो भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और सबसे प्रमुख क्रांति के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं, जो कि है आपका हरित क्रांति। हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, हरित क्रांति को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। हमारा जो नोट्स है, जो आप पीडीएफ के रूप में पढ़ते हैं, वहाँ पे तो मैंने सारी चीज़ें जो है यहाँ पे उल्लेखित कर दी हैं, बड़े ही डिटेल से जो है ये आपका नोट्स मेरे द्वारा बनाया गया है। लेकिन हमेशा की भांति पहले मैं आपको लिख करके थोड़ा समझाता हूँ, उसके बाद हमारे नोट्स से या स्लाइड से जो है अपन रिवीजन करेंगे, फिर बाद में आप इसको पीडीएफ के द्वारा और पढ़ के रिवाइज जो है वो आपका कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कि ये हरित क्रांति वर्ड जो है, ठीक है, जो कि हिंदी अनुवाद है किसका, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का, ये शब्द, ये वर्ड किसकी देन है, किसके द्वारा दिया गया। तो याद रखेंगे कि विश्व में हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम गैंड के द्वारा किया गया है, ठीक है। याद रखेंगे बेटा, विलियम गैंड को हरित क्रांति का जनक नहीं कहा जाता। विलियम गैंड वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये वर्ड दिया है, ठीक है। जबकि अगर पूछा कि विश्व स्तर में हरित क्रांति के जनक कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है, तो उनका नाम है नॉर्मन बोरलाग। क्या नाम आपको याद रखना है? नॉर्मन बोरलाग, ठीक है। नॉर्मन बोरलाग जो हैं ये मुख्यतः जो है, इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत जो है विश्व स्तर पर 1950 के दशक में की, और इसकी शुरुआत हुई कहाँ से, तो इसकी शुरुआत हुई आपका मैक्सिको से। और मैक्सिको किस महाद्वीप में आता है, किस उप महाद्वीप में, तो ये आपका अमेरिका, या फिर आप डिटेल में जाएं तो उत्तर अमेरिका के अंतर्गत जो है वो आपका आता है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि भारत में ये हरित क्रांति बाद में आया है। भारत में अगर हम देखें तो भारत में हरित क्रांति जो है वो 1960 के दशक में आया है, जबकि विश्व स्तर में इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1950 में हुई है मैक्सिको से। इसके जनक कौन कहे जाते हैं, तो इसके जनक कहे जाते हैं आपके नॉर्मन बोरलाग। जबकि हरित क्रांति शब्द या ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द किसके द्वारा दिया गया है, आपको ये पूछा जाए तो उत्तर लेना है विलियम गैंड। अब बात आती है कि हरित क्रांति क्या है, या हरित क्रांति किसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, हरित क्रांति से आशय ये है कि जो कृषि क्षेत्र है, उस कृषि क्षेत्र में उनके जो संरचनात्मक आपके आधार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप किया जाए। सिंचाई सुविधा का विस्तार करना, आपका उन्नत बीजों का प्रयोग करना, नए कृषि उपकरणों का प्रयोग करना, उर्वरकों का प्रयोग करना, इस प्रकार कृषि क्षेत्र में नवाचार लागू करके फसल उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि करना ही क्या है, हरित क्रांति, ठीक है। मतलब सीधे सीधे विभिन्न जो है नई नई टेक्निक्स का प्रयोग करके फसलों के उत्पादन को कई गुना बढ़ाना ही क्या कहलाता है, हरित क्रांति, ठीक है। अब देखिए, बात यहाँ पे ये आती है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। तो सीधे तौर पे जो प्रश्न पूछा जाता है
कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता या भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, तो नाम आता है MS स्वामीनाथन। ये कृषि वैज्ञानिक थे 1960 के दशक के, ठीक है। तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाएंगे MS स्वामीनाथन। जबकि विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक कौन कहलाएंगे, आपके नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तब उत्तर आएगा विलियम गेंट, ठीक है। अब बात यहाँ पे आएगी कि हरित क्रांति की पृष्ठभूमि क्या है भारत में, मतलब भारत में हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी या भारत में हरित क्रांति क्यों लाया गया, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको 1950 के दशक और 1960 के दशक की जो आपकी उस समय की परिस्थितियां थी उसको समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि की ओर ले चलता हूं कि भारत में हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। तो जो मुझसे इंडियन इकोनॉमी पढ़े हुए हैं, भारतीय अर्थशास्त्र पढ़े हुए हैं, उनको मैंने बताया था कि भारत जो है वो आपका आज़ाद हुआ 1947 में, 1947 में, और उसके बाद भारत की जो आपका अर्थव्यवस्था है उसको चलाने के लिए या फिर प्लानिंग बनाने के लिए 1950 में 1950 में प्लानिंग कमीशन बना, योजना आयोग बना। ये चीज़ें मैंने आपको पिछले क्लास में भी समझाई हैं। और इस योजना आयोग के द्वारा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए 5 ईयर प्लानिंग जो है वो बनाया गया, पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो आपकी बनाई गई। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 से होती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से चलती है 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चलती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चलती है, ठीक। चूंकि शुरू से हम ये जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था में शुरुआती दौर में आय का जो प्रमुख स्रोत था या रोजगार का जो प्रमुख साधन था वो कृषि था, इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ही बल दिया गया या कृषि को बढ़ाने पर ही बल दिया गया। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया, बिजली का विस्तार किया गया, बड़े बड़े जो है आपके डैम बनाए गए, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध, सभी उसी समय का है। लेकिन जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें थोड़ा सा उद्योगों पर ध्यान दिया गया और कृषि क्षेत्र की क्या की गई, उपेक्षा की गई थोड़ी सी, ठीक है। 1965-66 में आपका भारत में भीषण अकाल पड़ा, ठीक है। अकाल की समस्या आई और अकाल वर्ड से आप समझ गए होंगे कि उस समय जो है आपका खेती ढंग से नहीं हो पाने के कारण जो है भारत में खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो गई, ठीक है। इसी खाद्यान्न की समस्या से उबरने के लिए और अनाज की व्यवस्था के लिए उस समय जो प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी, कृषि मंत्री थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम आदि के प्रयासों से, और उस समय योजना मंत्री थे अशोक मेहता और कृषि वैज्ञानिक थे हमारे कौन, MS स्वामीनाथन। इनके द्वारा जो है आपका भारत में भी कृषि क्रांति को इम्प्लीमेंट में लाया गया, अर्थात आपका हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया, नए कृषि उपकरणों का प्रयोग किया गया, फर्टिलाइजर का जो है वो आपका यूज़ किया गया ताकि फसल उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो और भारत में जो खाद्यान्न की समस्या है उससे क्या मिले, निजात मिले, ठीक है। तो अब आप इसकी पृष्ठभूमि भी समझ गए होंगे। अब आपसे ये पूछ सकता है कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया, तो इसका उत्तर होगा ये किसी पंचवर्षीय योजना में नहीं लाया गया था, हरित क्रांति योजना अवकाश के दौरान लाया गया। हरित क्रांति किस अवधि में लाया गया है, तो योजना अवकाश, क्योंकि जो पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, फिर दूसरा चला 56 से 61, तीसरा चला 61 से 66। अब इस बीच में क्या हुआ था, आपका भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था, ठीक है, भारत चीन युद्ध भी हुआ था। तो युद्ध जनित समस्याओं से उबरने के लिए और इस खाद्यान्न की समस्या से उबरने के लिए 1966 से लेकर के 1969 3 साल तक जो है पंचवर्षीय योजनाओं में गैप लिया गया, जिसको कहा जाता है योजना अवकाश, ठीक है। कई पुस्तकों में आपका पंचवर्षीय योजना कब लाया गया, तो उत्तर लेता है तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि गलत है। तृतीय पंचवर्षीय योजना से शुरुआत हुई थी, लेकिन मेन इम्प्लीमेंट में जो लाया गया हरित क्रांति वो योजना अवकाश के दौरान लाया गया है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे हरित क्रांति भारत में क्यों लाया गया, ठीक है। एक फैक्ट आप और याद रख सकते हैं कि जब हरित क्रांति भारत में लाया गया उस समय प्रमुख पदों पे कौन कौन थे। जनक तो आपको पता चल गया, कृषि वैज्ञानिक कौन, MS स्वामीनाथन। उस समय प्रधानमंत्री आप याद रख लीजिए, उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उस समय कृषि मंत्री कौन थे,
तो कृषि मंत्री आप याद रख लीजिए, उस समय चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे, चिदम्बरम सुब्रमण्यम। ठीक है, उस समय योजना आयोग मतलब योजना मंत्री कौन थे, तो उस समय योजना मंत्री थे अशोक मेहता। हालांकि ये चीज़ें पूछा जाना जो है वो आपका उसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और चाहे तो आप याद रख सकते हैं कि कृषि सचिव कौन थे उस समय, तो उस समय कृषि सचिव थे बी शिवरमन, बी शिवरमन। ठीक है, तो ये मूलभूत बातें हैं हरित क्रांति को लेकर के। अभी तो हम डिटेल में और चर्चा करने वाले हैं हरित क्रांति के ऊपर। क्या क्या याद रखेंगे, हरित क्रांति मतलब क्या होता है कि कृषि क्षेत्र में उनके संरचनात्मक सुधार करके फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, तो ये विलियम गेंट के द्वारा दिया गया। विश्व स्तर पे हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई, 1950 से। विश्व स्तर में इसके जन्मदाता कौन कहे जाते हैं, तो नॉर्मन बोरलाग, मेक्सिको, उत्तर अमेरिका, आपको याद रखना है। भारत में इसकी शुरुआत हुई 1960 के दशक में। ठीक है, अब इसमें भी कई प्रकार के उत्तर हो सकते हैं। 1960 का दशक आपको याद रखना है, या फिर आप याद रख सकते हो 1960 से 70 के बीच में इसकी शुरुआत हुई। एग्जैक्ट डेट आपको अगर याद रखना है कि हरित क्रांति भारत में जो है कब आया, तो 1966-67 याद रखना, 1966-67। ठीक है, भारत में जनक कौन कहे जाते हैं, एम एस स्वामीनाथन। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, कृषि मंत्री थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम, योजना मंत्री अशोक मेहता थे, कृषि सचिव बी शिवरमन थे। ठीक है, कारण मैंने बता दिया कि भारत में क्यों लाया गया। भारत में अकाल की समस्या, खाद्यान्न की समस्या हुई थी, और योजना अवकाश के दौरान जो है ये आपका लाया गया। ठीक है, चलिए एक बार इसको मैं हमारे नोट्स से रिवाइज कर देता हूँ, फिर आप उसको पीडीएफ में पढ़ते रहिएगा। फिर हम हरित क्रांति के आगे चरण की ओर बढ़ेंगे कि हरित क्रांति में क्या क्या उपायों को अपनाया गया, क्या क्या परिवर्तन किया गया, हरित क्रांति के प्रमुख घटक क्या क्या थे। राइट, तो चलिए मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक, हरित क्रांति के बारे में मैंने बताया कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया भाई, विलियम गेंट के द्वारा। ठीक है, हरित क्रांति से आशय कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार कर फसल उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि करने से है। ठीक है, विश्व स्तर पर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मैक्सिको, उत्तर अमेरिका से 1950 के दशक में, और विश्व स्तर पर इस क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन बोरलाग को कहा जाता है। भारत में शुरुआत 1960 के दशक में हुई, 1966-67 में, किस दौरान, योजना अवकाश के दौरान। और भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं, कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन। पीएम थी इंदिरा गांधी, कृषि मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम, योजना मंत्री थे अशोक मेहता, और कृषि सचिव थे बी शिवरमन। हरित क्रांति भारत में क्या क्यों लाया गया उसका पृष्ठभूमि भी मैं आपको समझा चुका हूँ। एक बार पृष्ठभूमि यहाँ पे फिर से आपको बता देता हूँ कि भारत में हरित क्रांति को तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो भीषण अकाल का सामना करना पड़ा। ठीक है, और खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हुई। ठीक है, देशव्यापी सूखे का प्रभाव कृषि के उत्पादन पर पड़ा, अतः देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1966-67 में योजना अवकाश के दौरान, ठीक है, सूखा पड़ा था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद ये लाया गया कब, योजना अवकाश के दौरान। कृषि क्षेत्र में विकास के लिए एक नई कृषि रणनीति अपनाई गई और हरित क्रांति का शुभारंभ जो है वो आपका भारत में किया गया। राइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि हरित क्रांति में क्या क्या नवाचार लाया गया, क्या क्या उपाय अपनाए गए, या हरित क्रांति के प्रमुख घटक क्या क्या थे। ठीक है, समझते हुए चलेंगे इसको। देखो, हरित क्रांति के प्रमुख घटकों में सबसे पहला आपको याद रखना है HYVS। HYVS इसका मतलब क्या होता है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, अर्थात उन्नत बीज। सरल भाषा में कहूँ तो हाइब्रिड बीज, संकरित बीज। ठीक है, उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया हरित क्रांति में। क्यों? क्योंकि ये जो हाइब्रिड बीज थे, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स थे, ये सामान्य बीजों की तुलना में इनसे जो आपका पैदावार होता था, इनसे जो उत्पादन होता था वो कई गुना ज़्यादा होता था। ठीक है, दूसरा जो इसमें प्रमुख घटक था हरित क्रांति का वो था इरिगेशन की सुविधा, अर्थात सिंचाई सुविधाओं का क्या किया गया, आपका विस्तार किया गया। ठीक है, सिंचाई सुविधा कहने का मतलब जो आपके नलकूप हैं इनके माध्यम से सिंचाई, ट्यूबवेल वगैरह हो गया इनके माध्यम से सिंचाई, या फिर जो क्षेत्र नहर वाले क्षेत्र में आते हैं उनके माध्यम से सिंचाई। हालांकि ये भारत का शुरुआती दौर था तो नहर या फिर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार उतना हुआ नहीं था। ठीक है, जिनके पास खुद के बोरवेल्स या फिर नलकूप वगैरह थे
उनके द्वारा जो है उन आपका पौधों को अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता हुई। क्यों? क्योंकि सामान्य बीजों की तुलना में ये जो उन्नत बीज होते थे इनको अपेक्षाकृत अधिक पानी की क्या होती थी? आवश्यकता होती थी। ठीक है। अगला है आपका उर्वरकों का प्रयोग, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग। ठीक है। भारत में पहले क्या होता था, सामान्य जो कंपोस्ट खाद वगैरह होते थे, ठीक है, उसका छिड़काव जो है वो आपका किया जाता था। जबकि हरित क्रांति में जो रासायनिक उर्वरक हैं उनके प्रयोग पर जो है वो आपका बल दिया गया। देखो, बीज अगर हाइब्रिड है तो उसकी नीड्स भी ज़्यादा है, पानी उसको ज़्यादा चाहिए। सामान्य बीजों की तुलना में जो उन्नत बीज थे इनको 4 गुना अधिक फर्टिलाइजर्स की, 4 गुना अधिक उर्वरक की क्या होती थी? आवश्यकता होती थी। ठीक है। तो उन्नत बीजों का प्रयोग हो गया, सिंचाई सुविधाओं का जो है प्रयोग किया गया, 4 गुना अधिक उर्वरकों का जो है वो आपका प्रयोग किया गया। ठीक है। उसके बाद जो है कीटनाशकों का प्रयोग, पेस्टिसाइड्स का जो है वो आपका यूज़ किया जाने लगा। क्योंकि जो नए पौधे थे उन नए पौधों में पुराने पौधों की जैसे जो है वो आपका इम्यूनिटी नहीं थी, नए पौधों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम थी, इसीलिए नए पौधों के लिए या उन्नत बीजों के लिए कीटनाशक क्या था? आपका आवश्यक था। ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रमुख घटक है हरित क्रांति का वो है उन्नत कृषि उपकरण। उन्नत कृषि उपकरण याद कीजिए, मैंने पिछले क्लास में आपको कृषि जोत बताए हैं। ठीक है। जो विकसित देश हैं, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, इनमें कृषि जोत का आकार बड़ा होता है, वृहद जोत पाए जाते हैं, 8 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर तक के खेत होते हैं। तो वहाँ बड़े बड़े आपके डोजर या आपका हार्वेस्टर या बड़े ट्रैक्टर या फिर ड्रोन के माध्यम से सिंचाई या फिर आपका कीटनाशकों का छिड़काव, इनका प्रयोग जो है वो आपका संभव है। और उसी को लागू किया गया कहाँ? आपका भारत में उन्नत कृषि उपकरणों का। मानवीय हस्तक्षेप की तुलना में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, स्प्रिंकलर आदि मशीनों के प्रयोग पर क्या दिया गया? बल दिया गया। हालांकि भारत में ये व्यवहारिक नहीं था, क्योंकि भारत में छोटे छोटे जोत थे, लघु जोत, सीमांत जोत, जिन पे बड़े बड़े उपकरणों का प्रयोग संभव नहीं था। लेकिन फिर भी इनका प्रयोग जो है वो आपका किया गया ताकि मानवीय हस्तक्षेप कम हो, काम जो है आपका जल्दी हो, कम समय में क्या हो? ज़्यादा उत्पादन हो। तो ये कुछ 4-5 प्रमुख पॉइंट हैं जो हरित क्रांति के प्रमुख घटक के रूप में जो है जाने जाते हैं, जिनको आपको याद रखना है। ठीक है। उन्नत बीजों का प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं का जो है वो आपका विस्तार किया गया, सिंचाई अनिवार्य था, उर्वरकों का 4 गुना अधिक प्रयोग, नए पौधों को कीटनाशक की आवश्यकता होती थी, उन्नत जो है वो आपका कृषि उपकरणों का प्रयोग जो है वो आपका किया गया। ठीक है। अंतिम में हम अपने नोट से इसको रिवीजन करेंगे। ठीक। अब देखिए, क्या यही उपाय किए गए या कुछ और भी उपाय थे? तो इसमें देखिए, हरित क्रांति के ये व्यवहारिक उपायों के अलावा भारत सरकार के द्वारा कुछ अन्य संस्थागत उपाय भी किए गए, इनको भी आपको समझना है। और वो संस्थागत उपाय क्या क्या हैं इसको हम देख लेते हैं कि हरित क्रांति के दौरान संस्थागत उपाय या सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयोग जो है वो आपका किया गया, क्या क्या प्रयास जो है वो आपका किया गया। तो देखिए, 1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की गई। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की गई। विभिन्न एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित किए गए, अर्थात कृषि अनुसंधान केंद्र बनाए गए बहुत सारे। ठीक है, कि भाई तंबाकू रिसर्च सेंटर, केला रिसर्च सेंटर, चावल अनुसंधान केंद्र, जूट अनुसंधान केंद्र, ऐसा बहुत सारा आपने सुना होगा, प्याज अनुसंधान केंद्र। इंडियन ज्योग्राफी में आप डिटेल से जो है आपके पढ़ते हैं। इन सभी अनुसंधान केंद्र को भी मैं PDF में अटैच कर दूंगा, अगर मान लो उससे भी पूछ दे तो आपसे वो प्रश्न जो है वो आपका ना छूटे, आप नोट्स में उसको आप आराम से पढ़िएगा। ठीक है। तो एक प्रयास ये किया गया, बहुत सारे कृषि शिक्षा और अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए। ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वगैरह स्थापित की गई, अभी उस पर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। और भू संरक्षण या भूमि संरक्षण एवं जो है भूमि सुधार पर बल दिया गया, भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करता हूँ, उसके बाद हम इसको हमारे नोट से जो है वो आपका रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बात आती है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग की स्थापना। ठीक है, ये जो आपका कृषि एवं लागत मूल्य आयोग है, इसको मैं समझाता हूँ। वर्तमान जो हमारा MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
एमएसपी मतलब क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में इसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि सरकार द्वारा धान, गेहूं या फिर सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो निर्धारित किया जाता है और उसी के आधार पे जो है सरकार किसानों से फसलों को जो है वो आपका खरीदती है, ठीक है, ताकि सेठ साहूकार जो बिचौलिए वगैरह थे उनकी भूमिका क्या हो जाए, समाप्त हो जाए और कृषकों को उनके उत्पादन का, उनके फसल का एक सही मूल्य जो है वो आपका प्राप्त हो। तो इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 1965 में जो है कृषि उपजों के उचित मूल्य को दिलाने के लिए किसानों को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की गई। इसी के द्वारा एमएसपी भी जो है वो आपका जारी किया जाता है। केंद्र सरकार का ये उपक्रम है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किए भारत भर में अलग अलग, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहला प्रयास आपको याद रखना है वो है 1960 का। 1960 में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, जीवी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ है ये? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में भी एग्जैक्ट किस जगह में है तो उत्तराखंड में ये पंतनगर में है, पंतनगर। अब उन जीवी पंत के नाम पे उस जगह का नाम क्या है आपका? पंतनगर, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता दूं, इसी पंतनगर को ही भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है। अगर डिटेल क्वेश्चन पूछा तो ये भी आपको याद रहे कि भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली किस स्थान को कहा जाता है? पंतनगर, उत्तराखंड को। और यही 1960 में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय की क्या की गई? स्थापना की गई। अगला संस्थागत प्रयास क्या याद रखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा भूमि संरक्षण कार्यक्रम एवं भूमि सुधार कार्यक्रम पर जो है वो आपका बल दिया गया। कृषि के क्षेत्र में जो है वित्त की सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई गई, ऋण की सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई गई। साथ ही साथ जो ग्रामीण विद्युतीकरण था, गांव-गांव में बिजली पहुंचाने पर भी आपका बल दिया गया। तो ये जो है हरित क्रांति के व्यवहारिक उपाय के साथ साथ ये क्या है? हरित क्रांति के संस्थागत उपाय हैं, ठीक है। चलिए इनको रिवाइज करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हरित क्रांति के प्रमुख घटक या उपाय में मैंने आपको क्या क्या बताया। तो उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया, जिसको हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स कहा जाता है, HYVS कहते हैं। सिंचाई, उन्नत बीजों हेतु सिंचाई अनिवार्य था ट्यूबवेल वगैरह के द्वारा। उर्वरक, सामान्य बीजों की तुलना में उन्नत बीजों को 4 गुना अधिक उर्वरक की आवश्यकता थी। कीटनाशक, नए पौधों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम थी, इसीलिए कीटनाशक की आवश्यकता थी। उन्नत कृषि उपकरण, ठीक है, मानवीय हस्तक्षेप की तुलना में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, स्प्रिंकलर आदि मशीनों के प्रयोग पर बल दिया गया, ठीक है। यही चीज मैंने आपको समझाया। उसके बाद और कौन कौन से बाकी संस्थागत उपाय किए गए? तो कृषि उपज के उचित मूल्य हेतु 1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की गई। यह आयोग विभिन्न कृषि वस्तुओं के लिए एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य की क्या करता है? सिफारिश करता है। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, विभिन्न कृषि अनुसंधान केंद्रों की क्या की गई? स्थापना की गई। आपका 1960 में, ये 1060 लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये है 1960। 1960 में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड की स्थापना की गई। और ये जो पंतनगर है उत्तराखंड का, उसी को भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली जो है वो आपका कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भूमि सुधार कार्यक्रम, भूमि संरक्षण पर बल दिया गया। कृषि के क्षेत्र में वित्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई तथा ग्रामीण विद्युतीकरण पर क्या दिया गया? आपका बल दिया गया। समझ में आई बात? तो ये हो गए आपके हरित क्रांति के प्रमुख घटक, व्यवहारिक उपाय और आपके संस्थागत उपाय, ठीक है। अब ये उन्नत बीजों के प्रयोग से, कीटनाशकों के प्रयोग से, उर्वरकों के प्रयोग से, नए नए कृषि उपकरणों के प्रयोग से भारत में क्या परिणाम निकला, ठीक है, उसको हम समझते हैं हरित क्रांति के परिणाम। तो देखिए, हरित क्रांति के परिणाम को आपको 2 भागों में याद रखना है, ठीक है। इसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या निकला और इसके निगेटिव रिजल्ट क्या निकले, सकारात्मक परिणाम क्या निकले और नकारात्मक परिणाम क्या निकले। पहले सकारात्मक की ओर बात करते हैं, फिर आपका नकारात्मक की ओर अपन बात करेंगे। सकारात्मक परिणाम में
सबसे पहला जो आपका परिणाम हुआ वो खाद्यान्न उत्पादन में अत्यधिक जो है वृद्धि देखी गई। खाद्यान्न उत्पादन जो है भारत में उसमें 175% का ग्रोथ हुआ। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा है। अचानक से बूम हो गया जो आपका फसल रिप्रोडक्शन था। खाद्यान्न उत्पादन में 175% की जो है आपको वृद्धि देखी गई। अब खाद्यान्न में तो बहुत सारी फसलें आती हैं भाई, तो आपको इसमें याद रखना है कि सर्वाधिक लाभ किस फसल को मिला। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ किस फसल को मिला है, तो हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ मिला है किसको? गेहूं को। ठीक है, कई वैज्ञानिक इसको गेहूं क्रांति भी बोलते हैं और ये थोड़ा सा व्यंग्यात्मक वे में बोलते हैं। उस व्यंग्यात्मक लहजे में क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा नकारात्मक परिणाम में। ठीक है, कई कृषि वैज्ञानिकों का ये कहना है, सत्यता भी है, कि इसमें गेहूं के अलावा किसी और फसल को फायदा हुआ ही नहीं। ठीक है, बाकी जो दलहन तिलहन फसल है वो तो इस क्रांति से पूरी तरीके से अछूते रहे, तो इसको हरित क्रांति क्यों कहते हो? इसको गेहूं क्रांति ही कहो। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया कि सर्वाधिक लाभ किस फसल को मिला, तो वो है आपका गेहूं को। उसके बाद भारत में जो खाद्यान्न की समस्या थी वो समस्या जो है आपका दूर हो गई और भारत जो है खाद्यान्न के मामले में क्या बन गया? आत्मनिर्भर बन गया। भारत में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आ गई। इतना ज़्यादा खाद्यान्न प्रोड्यूस हुआ कि भारत जो है वो खाद्यान्न एक्सपोर्ट करने की स्थिति में था, खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में था। यहाँ के किसान और सरकार के कॉन्फिडेंस में वृद्धि हुई, अर्थात आत्मविश्वास में क्या हुई? आपका वृद्धि हुई। ठीक है, और जाहिर सी बात है उत्पादन बढ़ा तो किसानों का जो आपका कृषि में जो आपका आय होता था उस कृषि आय में भी क्या हुई? आपकी वृद्धि हुई। तो ये कुछ सकारात्मक परिणाम निकल करके आए किसके? हरित क्रांति के। खाद्यान्न उत्पादन में 175% की वृद्धि, सबसे ज़्यादा लाभ गेहूं को मिला, गेहूं क्रांति भी इसको कहा जाता है। खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना देश, आत्मविश्वास में वृद्धि हुई, कृषकों के आय में वृद्धि हुई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में कि नकारात्मक परिणाम क्या निकला हरित क्रांति का। इसको भी आपको समझना पड़ेगा, हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम क्या निकले। तो देखिए, नकारात्मक परिणाम में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें सीधे तौर पर कहा जाए तो खाद्यान्न को लाभ हुआ और खाद्यान्न में भी इसमें गेहूं को लाभ हुआ। जो दलहन फसलें हैं, दलहन फसलें मतलब दाल वाली फसलें, और जो तिलहन फसलें थी, ये दलहन फसलों और तिलहन फसलों को कोई लाभ नहीं हुआ, या दलहन तिलहन फसलों के उत्पादन में किसी भी प्रकार की वृद्धि जो है नहीं हुई। दलहन तिलहन फसलें इस क्रांति से पूरी तरीके से अछूती रहीं। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी आपकी नकदी फसलें थी या जिनको व्यापारिक फसलें भी कहा जाता है, ठीक है, वो फसलों के उत्पादन में भी कोई वृद्धि नहीं हुई। कपास, जूट, चाय, गन्ना, तंबाकू जो मेन आय का स्रोत होता था उसके उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि वो क्रांति वहां तक पहुंची ही नहीं, हरित क्रांति। अगला क्या है कि इस हरित क्रांति का एक नकारात्मक परिणाम ये हुआ कि इससे क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिला। क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा कहने का मतलब क्या है? देखिए बेटा, जो आपका भारत है, ये मान लीजिए ऐसा आपका भारत है, तो चूंकि हरित क्रांति जो है वो भारत के ये पश्चिमोत्तर राज्यों तक ही मेन फैली। भारत के पूर्वी राज्यों में या दक्षिण भारत में हरित क्रांति का कोई प्रसार नहीं हुआ। दक्षिण भारत तो पूरी तरीके से अछूता रहा हरित क्रांति से। आपका पश्चिमोत्तर भारत के राज्य कहने का मतलब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहीं तक ये क्रांति जो है वो आपका सीमित रही, बाकी जगहों में नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है किसको बढ़ावा मिलेगा? आपका क्षेत्रीय असंतुलन को क्या मिलेगा? आपका बढ़ावा मिलेगा। राइट, ठीक है। उसके बाद ये जो हरित क्रांति थी भाई, इसमें उन्नत बीजों का प्रयोग करना है, सिंचाई सुविधा होनी चाहिए, तो आपको कीटनाशक खरीदना है, आपको उर्वरक खरीदना है, बड़े बड़े अत्याधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग करना है। तो आपको क्या लगता है कि जो छोटे किसान थे क्या वो कर सकते थे? नहीं। जो बड़े किसान थे, जो वृहद किसान थे, या फिर आपके जिनके पास पूंजी ज़्यादा थी, और ख़ास करके पंजाब हरियाणा क्षेत्र के किसानों के पास ही पूंजी जो है वो आपका ज़्यादा रहती है, उन्होंने हरित क्रांति के इन घटकों को लागू किया। जो छोटे किसान थे,
जो लघु और सीमांत श्रेणी के किसान थे वो पूंजी के अभाव में इस क्रांति से पूरी तरीके से क्या रहे, दूर रहे, वो कर ही नहीं पाए वो। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लघु एवं सीमांत कृषक इस हरित क्रांति से दूर रहे या हरित क्रांति से अछूते रहे। पैसा ही नहीं था भाई, पूंजी ही नहीं था उनके पास। ठीक है, और देखिए सकारात्मक परिणाम से ज़्यादा नकारात्मक परिणाम और ज़्यादा निकल करके सामने आए। बहुत ज़्यादा सिंचाई हुई। ठीक है, अत्यधिक सिंचाई जो है वो आपका किया गया, क्योंकि उन्नत बीजों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती थी। इस अत्यधिक सिंचाई के दो नकारात्मक परिणाम निकल करके सामने आए। पहला, जो भूमि का जल स्तर है, भूजल स्तर, उसमें गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि ट्यूबवेल के द्वारा, बोरवेल्स के द्वारा जो है सिंचाई किया गया। दूसरा, अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा का क्या हुआ, अपरदन हुआ। तो ये दोनों नकारात्मक परिणाम एक्सेस इरिगेशन मतलब अत्यधिक सिंचाई के चलते हुए। ठीक है, उसके बाद अत्यधिक मात्रा में किसका प्रयोग किया गया, उर्वरकों का प्रयोग किया गया। ज़्यादा मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करने से जो भूमि की लवणता थी, इस भूमि की लवणता में क्या हुई, वृद्धि हुई और बंजर भूमि का विकास हुआ। ठीक है, इस बंजर भूमि को वर्तमान में पंजाब हरियाणा क्षेत्र में रेह या कल्लर कहा जाता है। वही बंजर भूमि है जो हरित क्रांति के दौरान ज़्यादा उर्वरकों के प्रयोग करने से जो है उन भूमि की लवणता में वृद्धि हुई और बंजर भूमि का क्या हुआ, आपका विकास हुआ। साथ ही साथ इन उच्च बीजों को अत्यधिक मात्रा में इनमें किसका छिड़काव किया गया, कीटनाशकों का छिड़काव किया गया। और कीटनाशकों के इस अत्यधिक प्रयोग ने पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला को, पूरे के पूरे फूड चेन को विषाक्त कर दिया। विषाक्तता जो है वो आपका फैल गई, जिसके चलते जो है वो आपका बहुत सारे आपका पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्रों में लोगों के जो है आपके गुर्दे फेल होने लगे, मृत शिशुओं का जो है वो आपका जन्म होने लगा, या बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होने लगी। और एक आंकड़े के मुताबिक सर्वाधिक कैंसर रोगी कहाँ पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक कैंसर रोगी पाए जाते हैं पंजाब में। हालांकि पंजाब में कैंसर रोगी ज़्यादा पाए जाने के कारण केवल एक कीटनाशकों का प्रयोग ही नहीं है, केवल हरित क्रांति ही नहीं है, नशे की लत भी है, लेकिन ये भी परिणामों में से एक है। तो इस प्रकार से इतने नकारात्मक परिणाम आपको हरित क्रांति के याद रखने हैं कि दलहन तिलहन के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई, व्यापारिक नकदी फसलें इससे अछूती रही, केवल ये पश्चिमोत्तर राज्य तक फैला था, जिससे क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा मिला। पूंजी के अभाव में लघु और सीमांत कृषक इस क्रांति से दूर रहे। अत्यधिक सिंचाई की वजह से भूमि के जल स्तर में भी गिरावट हुआ और मृदा का भी अपरदन हुआ। अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की लवणता में वृद्धि हुई और बंजर भूमियों का विकास हुआ। कीटनाशकों के प्रयोग ने खाद्य श्रृंखला को विषाक्त कर दिया, जिससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं जो हैं वो आपका उत्पन्न होने लगी। ठीक है, चलिए इसको मैं हमारे नोट्स से रिवाइज कर देता हूँ, आप पीडीएफ में फिर इसको पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हरित क्रांति के परिणाम में, सकारात्मक परिणाम में क्या क्या बताया मैंने कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में 175% की वृद्धि। सर्वाधिक लाभ किसको मिला, गेहूं को। गेहूं क्रांति भी कहा जाता है। खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना भारत, यहाँ तक कि भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में था उस समय। आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और कृषि आय में वृद्धि हुई। नकारात्मक परिणाम जो है वो क्या क्या निकल करके सामने आए, तो दलहन और तिलहन के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। कपास, जूट, चाय, गन्ना जैसी प्रमुख व्यावसायिक फसलें भी हरित क्रांति से लगभग क्या रहीं, अछूती रहीं। यह क्रांति केवल पश्चिमोत्तर राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक ही सीमित रही। दक्षिण भारत इससे पूर्णतः अछूता रहा, जिससे क्षेत्रीय संतुलन को क्या मिला, बढ़ावा मिला। सीमांत और लघु श्रेणी के जो कृषक थे वो पूंजी के अभाव में इस क्रांति से दूर रहे। अत्यधिक सिंचाई से मृदा का अपरदन हुआ एवं भूजल स्तर में भी क्या हुई, गिरावट हुई। उर्वरकों के अधिक प्रयोग से भूमि की लवणता में वृद्धि हुई, जिससे पंजाब और हरियाणा में बंजर भूमि का प्रतिशत बढ़ गया। यही बंजर भूमि वर्तमान में रेह कल्लर के नाम से जाना जाता है। कीटनाशकों के प्रयोग ने आहार श्रृंखला को विषैला कर दिया। गुर्दों का फेल होना, मृत शिशुओं का जन्म और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं जो है वो आपका उत्पन्न होने लगी। और एक आंकड़ा मैंने बता दिया कि अभी भी सर्वाधिक कैंसर रोगी पंजाब में जो है वो आपके पाए जाते हैं। तो ये हो गया हरित क्रांति। लेकिन देखिए, हरित क्रांति से जुड़े हुए आपके और भी पहलू हैं,
जिसमें एक प्रमुख पहलू जो आपको याद रखना है बेटा, वो है द्वितीय हरित क्रांति। ठीक है, अब ये द्वितीय हरित क्रांति क्या है, भले ये सिलेबस में उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए कि द्वितीय हरित क्रांति एक्चुअल में क्या थी, और प्रथम हरित क्रांति में जो प्रमुख उपाय अपनाए गए थे या प्रथम हरित क्रांति में जो प्रमुख घटक थे, तो द्वितीय हरित क्रांति में क्या प्रमुख उपाय या घटक जो है वो आपके अपनाए गए। सबसे पहले आप ये याद रख लें कि द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई, तो द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 2006 में हुई। ठीक है, 21वीं सदी में जो है इसकी शुरुआत जो है आपको हुई है कब, 2006 में। ठीक है, और अगर आपको पूछा जाएगा कि द्वितीय हरित क्रांति के भारत में प्रणेता कौन, तो आपको उत्तर लेना है APJ अब्दुल कलाम, भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, हरित क्रांति के प्रणेता MS स्वामीनाथन, और द्वितीय हरित क्रांति के प्रणेता क्या आपका APJ अब्दुल कलाम। अब ये द्वितीय हरित क्रांति क्यों लाया गया, इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। देखिए क्या है, प्रथम हरित क्रांति में या जो 1966-67 में जो हरित क्रांति लाई गई थी, उसके जितने भी ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, उसको दूर करने का प्रयास किया गया 2006 में। ठीक है, कृषि क्षेत्र में जो क्षेत्रीय संतुलन मिला था, सभी तरफ जो इसका विस्तार नहीं हुआ था, उस क्षेत्रीय संतुलन को दूर करने का प्रयास जो है वो आपका किया गया। कृषि क्षेत्र में जो अस्थिरता आ गई थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। थोड़ा सा किसको ध्यान दिया गया, पर्यावरण को ध्यान दिया गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध उर्वरकों का, कीटनाशकों का जो है वो आपका प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से कृषि क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए, कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए, कृषि क्षेत्र में पर्यावरण हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि के क्षेत्र में समग्र विकास हेतु 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा विज्ञान कांग्रेस में, उस समय जो विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, उस विज्ञान कांग्रेस में इस द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया किसने, APJ अब्दुल कलाम ने। अब इसके प्रमुख घटक क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या उपाय जो है वो आपका अपनाए गए या क्या क्या बातें जो है इसमें रखी गई। देखिए, इसमें भी उन्नत बीजों के प्रयोग की बात की गई, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह एक ही प्रकार के बीजों का जो है वो आपका प्रयोग किया जाएगा। द्वितीय हरित क्रांति में फर्क ये था कि उन्नत बीजों का प्रयोग जिस क्षेत्र की भूमि जैसी है उसके आधार पर जो है किया जाएगा, अर्थात क्षेत्रीय भूमि की दशा के आधार पर, क्षेत्रीय भूमि की दशा के आधार पर उन्नत बीजों के प्रयोग पर बल दिया गया कि जहां की भूमि जैसी है वहां उस प्रकार के हाइब्रिड बीजों का क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। प्रथम हरित क्रांति में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन की बात की गई, लेकिन मोटे अनाज की बात ही नहीं की गई थी। तो इसमें द्वितीय हरित क्रांति में मोटे अनाज के उत्पादन पर भी क्या दिया गया, आपका ध्यान दिया गया। मोटे अनाज के उत्पादन पर भी जो है वो आपका बल दिया गया। ठीक है, अधिक उत्पादन पर इसमें भी बल दिया गया। ठीक है, जितने भी हाई यील्ड जो वैरायटी सीड्स थे उन पर इसमें भी आपका ध्यान दिया गया। तो ये हरित क्रांति जैसे ही था। ठीक है, इस चरण में जो आपका सिंचाई के ऐसे तरीके हैं, ठीक है, जिसमें पानी की खपत कम होती थी, ऐसे सिंचाई उपकरणों पर बल दिया गया, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, टपक सिंचाई। ठीक है, इस पर बल दिया गया कि भूमि के जड़ में बूंद बूंद के रूप में जो है वो आपका पौधे की जड़ों में पानी पहुंचे, ताकि पानी का ज़्यादा जो है वो दुरुपयोग ना हो, भूमि का अपरदन भी ना हो, भूजल स्तर में गिरावट भी ना हो। ठीक है, इसके अलावा जो स्प्रिंकलर है, ठीक है, स्प्रिंकलर भी आप जानते होंगे, फवारे नुमा जो आपका सिंचाई साधन रहता है, तो उसके माध्यम से सिंचाई पर जो है वो आपका बल दिया गया, क्योंकि ये सिंचाई के साधन पर्यावरण के क्या थे, आपके अनुकूल थे। ठीक है, इसके अलावा जो बंजर भूमियों का विकास हुआ था, इन बंजर भूमि का उपचार पर जो है बल दिया गया। ठीक है, इन बंजर भूमि का उपचार कैसे किया गया, जो जल ग्रहण प्रबंधन होता है, वाटर मैनेजमेंट होता है, उसके द्वारा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के उपाय की जो है वो आपका बात की गई। ठीक है, तो ये प्रमुख उपाय थे द्वितीय हरित क्रांति के, या प्रमुख उपाय मान सकते हो या घटक मान सकते हैं द्वितीय हरित क्रांति के। ठीक है, तो आपका जो मेन हरित क्रांति के साथ साथ इस द्वितीय हरित क्रांति को भी आपको उतना ही जो है याद रखना है। चलिए हम इसको हमारे नोट से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, द्वितीय हरित क्रांति शुरुआत 2006, प्रणेता APJ अब्दुल कलाम, उद्देश्य
कृषि क्षेत्र में अस्थिरता को दूर करने, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने तथा पर्यावरणीय हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2006 के विज्ञान कांग्रेस में एपीजे अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया। ठीक है, हरित क्रांति, जो द्वितीय हरित क्रांति थी, उसके प्रमुख घटक क्या क्या थे उसको आपको याद रखना है। इसके तहत उन्नत बीजों का चयन क्षेत्रीय भूमि की दशा के आधार पर किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें मोटे अनाज के उत्पादन पर भी ध्यान दिया गया। ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति के प्रयोग द्वारा अधिक उत्पादकता एवं गुणवत्तापूर्ण बीजों के विकास पर जोर दिया गया, वो तो करना ही है। इस चरण में टपक सिंचाई, ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे सिंचाई की उन्नत एवं पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल सिंचाई साधनों के उपयोग पर बल दिया गया। ठीक है, वाटर सेट मैनेजमेंट के द्वारा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के उपाय भी किए गए। और सबसे प्रमुख बात, अगर आपको ये पूछे कि प्रथम हरित क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति में मेन अंतर क्या है, तो प्रथम हरित क्रांति जहां उत्पादकता में वृद्धि पर आधारित थी, प्रथम हरित क्रांति जहां उत्पादकता में वृद्धि पर आधारित थी, वहीं द्वितीय क्रांति कृषिगत आय पर आधारित थी। केवल उत्पादन में वृद्धि को ध्यान नहीं दिया गया है, ये दिया गया कि ये भी ध्यान दिया गया कि जितने भी क्षेत्र के किसान हैं उनकी आय में भी क्या हो, वृद्धि हो। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। यहाँ से जरूर प्रश्न जो है वो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है।